गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहली सुर्खी बनती है वो है मोदी इनॉग्रेटेड कोचरब आश्रम लॉन्चेस प्लान ऑफ गांधी आश्रम मेमोरियल। तो यहाँ से जो मेरा पहला क्वेश्चन बनता है वो क्या है? पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है हमारे पास मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च किया। पीएम मोदी ने कहा कि 12 मार्च इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन बापू ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। दांडी यात्रा की शुरुआत किस दिन की थी? 12 मार्च को ही की थी। कोचरब आश्रम साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया पहला आश्रम था, इसीलिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये है हमारा कोचरब आश्रम। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये कोचरब आश्रम की तस्वीर है, कोचरब आश्रम का माहौल है। ये कोचरब आश्रम कहाँ है? तो गुजरात में है। गुजरात के कोचरब विलेज अहमदाबाद में पड़ता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला क्वेश्चन है मेरा, नायब सिंह सैनी टेक्स ओथ एज न्यू हरियाणा चीफ मिनिस्टर। नायब सिंह सैनी, ये हैं हमारे नायब सिंह सैनी। इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी को राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सैनी साल 2014 में नारायणगढ़ से विधायक चुनाव लड़े। साल 2016 में खट्टर कैबिनेट में शामिल हुए थे और साल 2019 में वह कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र सांसद बने थे। ठीक है, ये रहा इनका इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ये 2014 में नारायणगढ़ से विधायक का चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद 2016 में खट्टर यानी कि मनोहर लाल खट्टर के कैबिनेट में शामिल होते हैं और उसके बाद 2019 में ये क्या बनते हैं? लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी बनते हैं। और वो लोकसभा क्षेत्र क्या होता है? कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा कि फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन है हमारे पास रोहित शर्मा, जो रूट, डेविड वार्नर एंड यशस्वी जायसवाल। ठीक है, यशस्वी जायसवाल। तो भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार रन बनाते हुए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता। वहीं फरवरी माह के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को दिया गया। ठीक है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में यशस्वी जायसवाल ने दो संपूर्ण शतक यानी कि डबल सेंचुरी लगाई और 200 से ज्यादा का स्कोर किया और ये नवाद रहे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगली सुर्खी जो हमारी बनती है वो है, एएस राजीव ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति मिली है। ठीक है, एएस राजीव की केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति मिली है। ठीक है, 9 फरवरी 2024 को, देखिए यहाँ पे 9 फरवरी 2024 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा एएस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, 9 फरवरी 2024। क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है हमारा एएस राजीव को नियुक्त किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एएस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। आपको तो पता चल गया सतर्कता आयोग क्या है और सतर्कता आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया। सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में। ठीक है, और सतर्कता आयोग का काम क्या है? सीवीसी का काम क्या है? भारत में क्या करना है? सार्वजनिक प्रशासन जो है उसकी ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने का जिम्मेदारी किसके ऊपर है? सीवीसी के ऊपर है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन के। ये बनती है तो एक्सरसाइज कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? ठीक है, किस देश में किया गया?
ऑप्शन है हमारे पास भारत, ऑस्ट्रेलिया, सेशल्स एंड जापान। तो राइट आंसर इज सेशल्स। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं हम लोग कि एक्सरसाइज कैटलिस्ट एक्सप्रेसवे क्या है। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कैटलिस्ट एक्सप्रेसवे है। ठीक है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कैटलिस्ट एक्सप्रेस है। 2024 का आयोजन जो है 26 जनवरी से 8 मार्च 2024 तक किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? सेशल्स में पोर्ट विक्टोरिया में किया गया था। ठीक है, भारतीय नौसेना इसमें 2019 से हिस्सा लेती है और इस बार 2024 में भी भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया था। भारतीय नौसेना की ओर से आईएनएस तीर ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, इसी के साथ इस एक्सरसाइज में 16 अन्य देशों ने भी भाग लिया था। कुल 16 देशों ने भाग लिया था। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अब अगले सुर्खी की तरफ और अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और अगला सुर्खी जो हमारे पास ये है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, ठीक है, नेशनल भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 134वें स्थापना दिवस पर डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किया गया। हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि सुभाष अभिनंदन क्या है। उससे पहले हम क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन है हमारे पास किसने किया? ऑप्शन है हमारे पास अमित शाह, राजनाथ सिंह, ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल, अनुराग ठाकुर। तो राइट आंसर इज अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल। तो केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किया। यह प्रदर्शनी राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित है। गौरतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार अपना 134वां स्थापना दिवस मना रहा है और इसी के साथ हम लोग ये भी याद रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित जो डिजिटल प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है उसका नाम है सुभाष अभिनंदन। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगली सुर्खी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये हमारी अगली सुर्खी अंतिम सुर्खी हो सकती है और इसी के साथ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सुर्खी है। ठीक है, तो चलते हैं। अगला है कि अग्नि 5 मिसाइल MIRV तकनीक के साथ अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण सफल रहा। ठीक है, पीएम मोदी ने मिशन दिव्यास के लिए DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी। बहुत अच्छी बात है। हम लोग जानते हैं कि अग्नि 5 मिसाइल के लिए हम लोग इतना ज़्यादा गुणगान क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो ये जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है वो जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पर नजर डालते हैं कि हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो आंसर इज अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हाल ही में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है, MIRV के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का सफल फ्लाइट टेस्ट किया गया है। अग्नि 5 मिसाइल 5500 से 5800 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार करने वाली जो मिसाइल है वो है क्या? ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, और इसकी रफ्तार कितनी होगी इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो इसकी रफ्तार के बारे में कहा जाता है ये 24 मैक। 24 मैक का मतलब होता है कि आवाज की गति से 24 गुना ज्यादा। ठीक है, यह अलग अलग टारगेट को ध्वस्त कर पाने में सक्षम है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस मिसाइल की रेंज में चीन, पाकिस्तान समेत एशिया के सभी देश, यूक्रेन, रूस, जापान, इंडोनेशिया व यूरोप के कुछ हिस्से भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये अपने आप में ही एक अलग सुर्खी है। तो चलिए, अब तक सेशन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।